आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है उसके प्रथम पाठ यानी कि पहले अध्याय वाराणसी के तीसरे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके दो गद्यांश को देख लिया है। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग छोटा छोटा गद्यांश लेकर के जितना कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि जितना आपकी परीक्षा में जितने छोटे छोटे गद्यांश पूछे जाते हैं उतना उतना ही लेकर के सीखेंगे, पूरे पाठ को एक साथ नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए, और जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनते हैं। यदि आपको ये नहीं पता होगा तो आप उसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर अनिवार्य संस्कृत के पाठ पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप इसको थोड़ा सा मेरे शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से संस्कृत में गद्यांश दिया रहेगा और आपको इसका संदर्भ, देखिए प्रसंग कहीं आपको लिखा नहीं दिख रहा है लेकिन प्रसंग भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा और फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। यानी जो ये संस्कृत में दिया हुआ है इसको आपको हिंदी में बदलना होगा, अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, संदर्भ भी बताऊंगा, प्रसंग भी बताऊंगा और अनुवाद को कैसे आप करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद और वही जो चीज़ें हैं उसको सीखेंगे। देखिए, इस संस्कृत का आप हिंदी में अनुवाद तभी कर पाएंगे जब इसमें जितने भी ये संस्कृत वाले शब्द आए हैं, जितने भी ये संस्कृत वाले शब्द आए हैं, इन सभी का हिंदी अर्थ आपको मालूम रहे। यदि संस्कृत का हिंदी अर्थ आपको नहीं मालूम रहेगा तो क्या भला आप अनुवाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपको इन सभी का हिंदी में अर्थ बताऊं तो बस आपको वो याद कर लेना है। आप चाहे जैसे भी अपने दिमाग में रखिए लेकिन आपको वो दिमाग में रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऐशा यह, ऐशा यह, नगरी सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। भारतीय संस्कृतेः, देखिए भारतीय संस्कृतेः का मतलब भारतीय संस्कृति, जिसको आप सभ्यता संस्कृत बोलते हैं ना, वही भारतीय संस्कृति। संस्कृत भाषायाश्च, देखिए यहाँ च है लास्ट में, इसको पहले आपको बोलना है और, च माने और। ठीक है, च माने और, तो इस पूरे का अर्थ हो जाएगा और संस्कृत भाषा का, और संस्कृत भाषा का। केंद्र स्थलम मतलब केंद्र स्थल, केंद्र स्थलम मतलब केंद्र स्थल। अस्ति माने है, अस्ति माने है। देखिए पूर्ण विराम आ गया ना, तो यानी कि हमारा एक वाक्य पूरा हो गया। तो हम लोग एक एक वाक्य को लेकर के इसका अनुवाद सीखेंगे। तो चलिए अब एक वाक्य का अनुवाद हम लोग सीख लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस जैसे जैसे मैंने संस्कृत का हिंदी अर्थ बताया है ना वही क्रमशः बोल दीजिए। देखिए, आप ध्यान से देखिए। यह नगरी भारतीय संस्कृति और, इसको पहले लीजिए, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। इत एव, इत एव मतलब यहीं से, इत एव मतलब यहीं से। संस्कृत वाङ्मयस्य, देखिए संस्कृत वाङ्मयस्य का मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, जो संस्कृत की ज्ञान भरी किताबें हैं संस्कृत साहित्य, तो यही होगा। ठीक है। संस्कृतेश्च, देखिए यहाँ भी च आया है ना, इसको पहले बोलना पड़ेगा और, च माने और। तो जब च माने और होगा और इस पूरे को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा और संस्कृति का, और संस्कृति का। देखिए यहाँ पे मैं संस्कृत नहीं कह रहा हूँ, भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृति छोटी की मात्रा रहेगी, नीचे लिखा है देख लीजिए, और संस्कृति का। आलोकः मतलब प्रकाश, आलोकः मतलब प्रकाश। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह।
प्रसृतः मतलब फैला हुआ है या फैला है, दो में से कोई एक ले सकते हैं, फैला है या फैला हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम आ गया, यानी एक सेंटेंस एक वाक्य हमारा फिर पूरा हो गया। तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, बस जैसे मैंने कहा वैसे बोल दीजिए। तो देखिए, यहीं से संस्कृत साहित्य और, इसको पहले लीजिए, और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। पूर्ण विराम है तो लगा देंगे पूर्ण विराम। चलिए अब अगले वाक्य को देखते हैं। मुगल युवराज, मुगल युवराज मतलब मुगल युवराज, मुगल युवराज मतलब मुगल युवराज। ठीक है, दारा शिकोह, देखिए दारा शिकोह यानी दारा शिकोह, ये नाम है, एक मुगल राजा था, मुगल राजकुमार था, उसका नाम है दारा शिकोह। ठीक है, अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर के, अत्रागत्य यहाँ आकर के। भारतीय दर्शन, ये हिंदी ही है, हिंदी ही समझिए इसको, तो ऐसे ही रहेगा भारतीय दर्शन। शास्त्राणाम, शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों का, शास्त्रों का। अध्ययनम मतलब अध्ययन, अध्ययनम मतलब अध्ययन। अकरोत मतलब किया था, अकरोत मतलब किया था। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया है। तो चलिए इतने की हिंदी बना लेते हैं, हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। पूर्ण विराम है तो लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। स माने वह, स माने वह। तेषाम मतलब उनके, तेषाम मतलब उनके। ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से। तथा मतलब इतना या इस प्रकार, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक कोई भी ले लीजिए, इतना या इस प्रकार। प्रभावितः मतलब प्रभावित, प्रभावितः मतलब प्रभावित। अभवत मतलब हुआ, अभवत मतलब हुआ। यत तेन मतलब कि उसने, यत तेन मतलब कि उसने। उपनिषद, उपनिषदाम मतलब उपनिषदों का, उपनिषदाम मतलब उपनिषदों का। अनुवादः मतलब अनुवाद, यानी कि उसकी भाषा बदलना, अनुवाद। फारसी भाषायाम, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। करितः मतलब कराया, करितः मतलब कराया। तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो बहुत ही सरल है, जैसे मैंने बताया है वैसे बोल दीजिए। वह उनके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस गद्यांश का संस्कृत से हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम लोगों को ये सारी चीज़ें लिखनी कैसे हैं, संदर्भ प्रसंग, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर नंबर बहुत ही स्पष्ट और साफ लिखना है। ऐसा मत लिखिए कि टीचर पढ़ ही ना पाए कि किस प्रश्न का ये उत्तर है, तो बहुत ही साफ लिखना है। और देखिए जो भी नंबर हो आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इस साल आपका जो पेपर है ना उसका मॉडल बदल गया है। ठीक है, अब 20 सवाल आपको OMR शीट पर बहुविकल्प वाले भरने हैं। तो अब इसका क्रम क्या होगा वो आप देख लीजिएगा, उसको लिखिएगा। वैसे 24 पर रहेगा ऐसा पूरा अनुमान है। ठीक है, तो और देखिए उसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है। ठीक है, जो संदर्भ में सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है वो है आपको जो पुस्तक का नाम है वो, और जो पाठ का या शीर्षक का नाम है उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है। आप देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और कोशिश कीजिए कि आप इसको दूसरी पेन से लिखिए ताकि अच्छा दिखे। ये दूसरी पेन से लिखने का आशय होता है कि अच्छा दिखे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप काले से नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन हमारा होता है ना कि हम कॉपी को कितना अच्छा सजा दें, तो आप इसको दूसरे पेन से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बाकी सिंगल इन्वर्टेड कामा में आपको लिखना पड़ेगा, ये तो नियम है।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप इसको लिखेंगे कैसे। तो संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका जो संदर्भ है पूरा हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत के पाठ में लेखक नहीं है, तो लेखक नहीं है तो लेखक का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, देखिए मैंने लिखा है जैसे वैसे आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी को प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति का केंद्र मानते हुए इसके महत्व का वर्णन किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसी तरह से आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी उसी चीज़ को वाक्य बना के मैंने लिख दिया है। देखिए कैसे लिखा है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, पूर्ण विराम। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। फिर पूर्ण विराम है तो लगा देंगे। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया, ठीक है। और आपका ये जो प्रश्न है ये पूरा हो जाएगा।